हम जब इस फ्लैट में नए नए आए तो ऐसे माहौल में रहने का अनुभव पहली बार हुआ। अजीब सा लग रहा था। इतने पास पास दरवाजे थे कि लगता था जैसे अपने ही बड़े से घर के कमरों के दरवाजे हैं। धीरे धीरे सब व्यवस्थित होने लगा। हमें मिलाकर कुल 4 घर थे, या यूँ कह सकते हैं कि 4 दरवाजे दिखाई पड़ते थे। अक्सर सभी दरवाजे बंद ही रहते थे, पर उनके खुलने और बंद होने के स्वरों से पता चलता था कि उनके भीतर लोग रहते हैं। मैं मन ही मन सोचती कि एक भी परिवार से जान पहचान नहीं हुई। ऐसे में मैं कैसे सारा समय अकेले बिता पाऊंगी। बेटियां सुबह अपने अपने काम पर चली जाती और शाम को लौटती। ऐसा ही शायद अन्य घरों में भी होता था। तभी तो दिन भर हलचल बहुत कम रहती। सन्नाटे की आदत डालनी होगी। यह सोचकर मैं शांत रही। एक दिन बगल वाले परिवार में छोटे बच्चे के रोने का स्वर सुनाई दिया। शायद वो परिवार उसी दिन लौटा था। सुबह का काम निपटाकर सब्जी लेने को बाहर निकली। दरवाजे पर ताला लगाते हुए लगा कि मानो बगल वाले दरवाजे के भीतर कोई सरक गया। फिर उधर से गुजरते हुए दृष्टि पड़ ही गई। सोफे पर एक वृद्ध महिला एक बच्चे को लेकर बैठी मुस्कुरा रही थी। उस मुस्कुराहट में एक विशेष आत्मीयता थी, जैसे बहुत अरसे की परिचित रही हो। मैं भी मुस्कुराई, सब्जी लेकर वापस आई। तब तक बगल का दरवाज़ा बंद हो चुका था। मैंने उस ओर से ध्यान हटाने का प्रयास किया और सोचा, आजकल हर कोई अपनी दुनिया में मस्त रहना चाहता है। दोपहर में भोजन करके एक झपकी ली ही थी कि घंटी का स्वर गूंज उठा। दरवाज़ा खोला तो देखा वो बगल वाली वृद्ध महिला, वो एक युवती बच्चे को लेकर सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। युवती ने अंग्रेजी में अपना परिचय दिया। वृद्ध महिला उसकी सास थी। उसी दिन वे लोग गांव से लौटे थे। बच्चे के जन्म के बाद युवती अपनी सास को साथ लेकर आई थी। उसके पति डॉक्टर थे और अक्सर बाहर ही रहते थे। उस दिन कुछ विशेष बात न हो सकी। परिचय का ही आदान प्रदान पहली मुलाकात में काफ़ी रहता है। युवती हिंदी नहीं बोल सकती थी, क्योंकि वो उत्तर भारत कभी नहीं गई थी। वो आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी, पर अंग्रेजी अच्छी बोल लेती है। लेकिन वो वृद्ध महिला ना हिंदी बोल सकती थी और ना समझ सकती थी। मैंने मन को तसल्ली दी कि कम से कम युवती से तो विचार विनिमय हो ही सकता है। इस प्रकार प्रतिदिन हमारा मिलना जुलना होने लगा। बिल्कुल बगल वाला फ्लैट था। एक ईंट की दीवार ने विभाजन किया हुआ था 2 परिवारों का। वृद्ध महिला अपना काम समाप्त कर के बहू को निर्देश देकर मेरे पास आ बैठती। मैं उन्हें देखती रहती। वो ठेठ आंध्र प्रदेश की महिला थी। गाढ़े रंगों के ब्लाउज व कीमती मगर सूती जरी किनारे की साड़ियाँ पहनती। गले में 4 लड़ी की सोने की जंजीर, कान व नाक में हीरे दपदपाते रहते। सामने के दांत कुछ ऊंचे, पर सदा मुस्कुराता चेहरा, जैसे अब कुछ कहने ही वाली हूँ पर कह ना पा रही हूँ। कुल मिलाकर उनका
व्यक्तित्व काफ़ी खुशनुमा था। माथे पर कभी कभी चंदन लगा देख मैं समझ गई कि वे भी विधवा है। हमारे उत्तर भारत में विधवा पर सफेदी चढ़ जाती है, पर दक्षिण में ऐसी कोई मान्यता नहीं है। सिंधी तो सभी का पूछ जाता है, बस यही समानता है। पड़ोसन वृद्ध महिला कभी कभी मेरे पास आकर बैठती अवश्य, पर हम विचारों का आदान प्रदान या तो बहू के सामने अंग्रेजी में या फिर संकेतों से ही किया करते थे। एक अनजान शहर में जहाँ अपना कहने को कोई न हो, हमारी पड़ोसिन व उसका परिवार ही हमारा सहारा बन गए थे। भाषा, प्रांत व रीति रिवाजों की भिन्नता भी हमारे बीच दीवार न बन सकी, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी समानता भी थी जो हमें एक दूसरे के सुख दुख में साझीदार बनाए हुए थी। आखिर क्या थी वो समानता जो हर सीमा से परे थी? एक दिन वो मेरे पास बैठी थी, तब पता नहीं क्या सूझी जो तपाक से उठकर मेरे पति की तस्वीर के पास जाकर खड़ी हो गई। तस्वीर को गौर से देखती रही, फिर अनायास ही उनकी आंखों से आंसू झरने लगे। मैं भी स्वयं को न रोक सकी। अनजाने ही वे तेलुगु में लगातार कुछ कहती रहीं। मुझे तेलुगु थोड़ी थोड़ी समझ में आ जाती थी। वे कह रही थी, इतनी कम आयु रही होगी आपके पति की। खैर, होनी को कौन टाल सकता है। हम दोनों थोड़ी संयत हुई ही थी कि बहू आ गई। वो सास को खाना खाने के लिए बुलाने आई थी। इस प्रकार वो वृद्धा लगभग हर रोज मेरे पास आकर बैठती, बस खामोश बैठी रहती। मुझे भी उनका आना और खामोश बैठा रहना बेहद अच्छा लगता, बल्कि यूँ कहूँ कि मेरी आदत हो गई थी। कभी कभार मैं उनके घर जाकर बैठ जाती या वे आ जाती। उनके घर जाने से एक लाभ यह था कि वृद्धा जो भी बोलती उसका अनुवाद अंग्रेजी में करके बहू मुझे बता देती थी। इतना स्नेह वे बहू पर छिड़कती, पोते पर वारी वारी जाती। उधर बहू भी अम्मा अम्मा कहते न थकती थी। भाषा की अड़चन होते हुए भी धीरे धीरे इन बैठकों में मैंने आंध्र प्रदेश के कई व्यंजन, पहनावा, रीति रिवाज सीख लिए थे। उधर उन्होंने भी उत्तर भारतीय व्यंजन बनाने सीखे। विवाह आदि की रस्में सुनी व समझी। हम दोनों ने ही हर विषय पर बातें करके एक दूसरे के विचार जाने और इस प्रकार हमारी गहरी मित्रता हो गई। पर यह मित्रता बहुत दिनों तक न चल सकी। 3-4 महीने बाद एक दिन बहू ने बताया कि अम्मा वापस गांव रहने जा रही हैं। वैसे मुझे पता था कि वो गांव में ही रहती हैं। यहाँ तो पोते की देखभाल के लिए बहू की सहायक बनकर कुछ ही महीनों के लिए आई हैं। पर अब शायद मुझे उनका जाना अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने उनसे कहा, वापस क्यों जा रही हो? यहीं रहिए ना, अब तो पोता भी है, मन लगा रहेगा। नहीं, अब तो जाना ही होगा, उधर कौन देखेगा? वो सब भी तो इसी के लिए देखना पड़ता है। इतनी जमीन व खेती सब इसी के लिए ही तो करना है। चलते समय वे पोते को गोदी में भींचकर खूब रोईं। बहू से लिपट कर रोईं। मैं भी गले मिली।
आखिर अपनापन तो हो ही जाता है। डॉक्टर साहब माँ को लेकर चले गए। दूसरे दिन निर्धारित समय पर बहू मेरे पास आई। वो रुआसी हो रही थी। कहने लगी, अम्मा की बेहद याद आ रही है, सो नहीं रह सकी। डॉक्टर साहब तो कल लौट पाएंगे। मेरी भी आंखें भर आईं। कितना सन्नाटा था उस वृद्ध महिला के बिना। फिर भी बहू को दिलासा दिया, मन छोटा ना करो, अकेली नहीं हो तुम, हम लोग भी हैं, मैं हूँ तुम्हारे पास। लिपट गई बहू मुझसे। रोते रोते बोली, मेरी माँ नहीं है। इन अम्मा ने दोहरी भूमिका निभाई मेरे साथ। अब मुझसे कह गई हैं कि तेरी पड़ोसन भी मेरी बहन है, उन्हें मेरी ही जगह पर समझना। उनकी तीसरी बेटी हो जाएगी तू। इतनी बड़ी बात, इतना विश्वास मुझ पर। शायद इतना तो मैंने कुछ किया भी न था उनके लिए, पर नहीं, ये तो अपने अपने मानने की बात है। जिसके मन में जितना स्नेह अपनत्व भरा हो, वो दूसरे में भी उतना ही मानकर चलता है। वो काफ़ी भावुक रही। 2-3 दिन तक धीरे धीरे सहज होने लगी। मेरे पास आती, कभी किसी काम से, कभी यूं ही बैठने। अभी तक हम इधर उधर की बातें ही करती थी, पर एक दिन अचानक न जाने कैसे बात छिड़ गई और मैं पूछ बैठी, अम्मा के पास उधर कौन रहता है? क्या तुम्हारे जेठ देवर कोई ननद वगैरह हैं? बहू जैसे अपनी तरफ से नहीं, पर मेरे शुरू करने की प्रतीक्षा में ही थी। घर की बातें थीं, पर फिर भी उसने मुझे बताई। वो बोली, ससुराल वाले बहुत पैसे वाले हैं, व्यापारी हैं, मूंगफली, नारियल व अन्य फलों की खेती होती है। ससुर 2 भाई थे। बड़े भाई से ससुर की न पड़ती थी। आए दिन झगड़े होते थे कि एक दिन ससुर की हत्या कर दी गई। गांव वाले तो कहते थे कि भाई ने ही हत्या कराई थी। सब रो पीट कर रह गए। मेरे पास मेरी सास अपनी अकेली संतान को लेकर वहीं डटी रही। उनके भाई भतीजे सहायता के लिए आसपास ही रहते थे। खेती में आधा हिस्सा कराया, बेटे को डॉक्टर बनाया, विवाह किया, पर अब भी निश्चिंत नहीं है। पति के हिस्से की खेती व जायदाद की देखभाल अकेले ही करती हैं। बेटे को शहर में रहने दिया है ताकि उसे सभी सुख सुविधाएं मिलती रहें और स्वयं अकेली उधर गांव में जूझती रहती है। बेटे को विदेश भेजने की आकांक्षा है, उच्च शिक्षा के लिए। मैं हैरान थी। उनकी वो भोली मुस्कुराहट याद हो आई। मैं सोचने लगी, इतनी साहसी महिला, कैसे देखा होगा वो क्षण जब कुल्हाड़ी से कटा पति का निर्जीव शरीर सामने पड़ा हो। उफ, मेरा तो रोना निकल गया। बहू ने मुझे धीरज बंधाया। आप रो रही हैं, जबकि अम्मा आपको आदर्श मानती हैं। वे मुझे समझा कर गई हैं कि उन्हें देखो, उनसे साहस सीखो। 2 बेटियों को लेकर इतने बड़े शहर में अकेली रहती हैं और यह सब काम स्वयं संभालती हैं। ऐसी महिला मेरी ही कोई अपनी हो सकती है। तभी तो कहती हैं, मेरे न रहने पर उन्हें ही अपना बुजुर्ग मानना। बहू चली गई। मैं अकेली बैठी सोचती रह गई कि धन्य है
वो साहसी महिला यह बात इतना अवश्य स्पष्ट करती थी कि भाषा, प्रांत आदि की समानता न होने पर भी हम दोनों में कितनी बड़ी समानता थी। बिना पुरुष संरक्षण की कठिन स्थिति का सामना करते हुए हम दोनों ही जीवन यात्रा पर आगे बढ़ती जा रही थी। अब वे अगली बार जब यहाँ आएंगी तब मुझे और अपनी अपनी सी लगेंगी, जैसे एक विशेष रिश्ता हम दोनों के बीच कायम हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी उस महिला की कहानी जो इतनी गुणी, इतनी साहसी थी, जिसके प्रभाव से ये बच नहीं पाई। इसलिए उनकी याद में उन्हें अपने घर में आसपास सन्नाटा ही नज़र आता है। कहानी बहुत अच्छी थी दोस्तों। यदि कहानी आपने ध्यान से पढ़ी होगी तो आपको भी मज़ा आया होगा, क्योंकि कहानी आपने पूरी पढ़ ली है। इसके लिए धन्यवाद। कहानी यदि पसंद आई तो एक कमेंट ज़रूर कर दें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।